हेलो नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्र वंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। जैसा कि आप जानते हैं कि हर दिन हम कुछ खास लेकर आते हैं जो जनता के लिए बहुत ही मददगार होता है। और इस खास शो में हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट, एथिकल हैकर मोनाली गुहा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले न्यूज़ प्लस 21 में आपका स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच सर। आप जैसे कि जानते हैं कि देश भर में कई तरह के साइबर अपराध हो रहे हैं। उन अपराधों को रोकने के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट भी काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में इसकी शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरह से साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि विज्ञान जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन जो है वो लगातार नए अपडेट वर्जन होते जा रहे हैं, अपडेट होते जा रहे हैं, तो साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले जो लोग हैं वो भी अपडेट हो रहे हैं। और ऐसे ही क्राइम को रोकने के लिए एक्सपर्ट जो हैं लगातार काम कर रहे हैं। इससे पहले कि हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय मैम आपका चाहिए ताकि वो जान सके कि आखिर साइबर से पहले आप कैसे, किस परिवेश में रहे और कैसे इस फील्ड में पहुंचे। जी, इसकी शुरुआत होती है कक्षा चौथी से। बेसिकली हमारी जो फैमिली है बहुत ही पैट्रियाटिक बैकग्राउंड रहा है। दादाजी लेट श्री मांगीलाल जी गुहा फ्रीडम फाइटर रहे हैं, प्रेसिडेंट अवार्डेड, एंड पापा जी ने भी सर्विसेज दी हैं अपने देश को, एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से वो रिटायर्ड हुए हैं। एंड उन सबके गाइडेंस में एक चीज़ शुरू से ही क्लियर थी कि तकनीक आगे चलकर कभी ना कभी जिस तरीके से मदद कर रही है, समस्या भी बनेगी, क्योंकि कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मीडिया में उस ज़माने में आती नहीं थी, बट फिर भी एक इनपुट रहता था कि हाँ ये समस्याएं हैं, चल रही हैं और आने वाले समय में ये बढ़ेंगी। तो उनके गाइडेंस में इतना तो क्लियर था कि आगे चल के इंटरनेट की दुनिया में ज़रूरत पड़ेगी सुरक्षा के लिए। तो उसी समय से कंप्यूटर सीखना शुरू किया, और वो भी छत्तीसगढ़ में ही जशपुर में एक छोटे से स्कूल में जहाँ से हमारी एक बेसिक एजुकेशन हुई थी, वहाँ से वो चीज़ शुरू होती गई। देन आफ्टर दैट इंजीनियरिंग, MBA, LLB, MPA और कई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हमने इंडिया एंड अब्रॉड से किए, CA, CHFI, CSU, CPTE, CNSS, तो ऐसे तकरीबन 60 से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस किए। और एक लंबा समय इस फील्ड में गुजारने के बाद, तकरीबन 30,000 से ज़्यादा केसेस पे काम करने के बाद, 10,000 से ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी के फ्री सेशंस लेने के बाद ये एक कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव हुआ कि ये जो अनुभव है ये लोगों के साथ साझा होना चाहिए। और फिर इसी कड़ी में 2013 से हमने एक अपना मिशन शुरू किया टेक्नोकिंग ग्रुप्स की ओर से, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मिशन, जिसमें मैंने अपने सिबलिंग्स के साथ साइबर एक्सपर्ट आयुष गुहा एंड साइबर एक्सपर्ट सोनाली गुहा के साथ में मिलकर हम तीनों ने ही इंडिपेंडेंटली, बिना किसी की मदद लिए, बिना कहीं से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट लिए, अपने बलबूते पर हमने लगभग 11 लाख लोगों को साइबर सुरक्षा की निःशुल्क ट्रेनिंग प्रोवाइड की है अक्रॉस इंडिया। और लक्ष्य यही है कि जिस तरीके से हमारे पास ये नॉलेज है, अक्सर कहा जाता है कि नॉलेज इज़ फ्री टू शेयर, तो बस वही है कि हम नॉलेज को फ्रीली शेयर करते हैं ताकि लोग अवेयर रहें। जितने ज़्यादा वो जागरूक रहेंगे उतने कम उनके साथ अपराध होंगे, उतना कहीं ना कहीं सुरक्षित हर एक उम्र वर्ग का व्यक्ति खुद को महसूस कर पाएगा। तो बस इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते बढ़ते आज यहाँ पर हैं कि डिफरेंट एजेंसीज़ को भी हम सर्व करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी, अकेडमीज़ को भी, पुलिस को भी, और इन्वेस्टिगेशन में भी, प्लस जनरल पब्लिक को भी हम अपनी सर्विसेज देते हैं। बिल्कुल मैम, एक सवाल मेरे, जब आपने बताया कि चौथी कक्षा से इसकी शुरुआत हुई थी जी, तो क्या आपने उस बात को समझ लिया था उस समय कि विज्ञान की जो निबंध जो होता था विज्ञान का, उसमें लिखा होता था कि विज्ञान अगर एक वरदान है तो यह अभिशाप भी है, तो आपने वरदान को छोड़ के अभिशाप की ओर काम करना शुरू किया, ये बात सत्य है? बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उस ज़माने में भी चूंकि दादाजी फ्रीडम फाइटर थे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें बताते थे ब्रिटिशर से रिलेटेड जो कि लगता था कि भले ही उस समय का भारत तकनीक में पीछे था, लेकिन आने वाले समय में ना तो कोई और देश पीछे रहेगा, ना ही हमारा भारत पीछे रहेगा। और कंपटीशन जितना बढ़ेगा उस हिसाब से ये भी ज़रूरत थी कि लोग सुविधाभोगी बहुत ज़्यादा बनेंगे, जैसा कि हुआ भी। और बस वही बात उनकी सच हुई कि इंटरनेट और इससे संबंधित तकनीकी ICT की सुरक्षा को लेकर आगे बढ़ना, और उनका एक वो जो मार्गदर्शन रहा। और हमारा भी शुरू से इंटरेस्ट था कि ऐसी चीज़ों में हम अपने देश को सर्विसेज दें जहाँ पर वाकई में देश को भी ज़रूरत है, जनता को भी ज़रूरत है, और वहाँ से हम फिर आगे बढ़े। बहुत सारे लोग हैं जो साइबर के बारे में पूरी तरह से क्या बिल्कुल 0% अगर हम देखें तो वो उतना भी वो नहीं जानते, क्योंकि लोग आजकल डिजिटल फ़ोन डिवाइस यूज़ तो करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने वर्किंग को बहुत ईजिली मूड में ले जाने के लिए ऐसे डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। पर उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, उससे कैसे हमारे अपने आप को खुद कैसे नुकसान होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। लेकिन हम लोग अक्सर देखते आते हैं जब फील्ड में भी रहते हैं, और बहुत सारे लोगों
क्योंकि कई सारी घटनाएं सामने आती हैं जब थाना वगैरह में जाते हैं या कई जगहों पर जाते हैं कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया। तो पहले तो शहरों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिला, क्योंकि पहले के ज़माने में या आज से कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो शहर में जो रहने वाले लोग हैं वो डिजिटल डिवाइस का यूज़ ज़्यादा करते थे, जैसे फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, इंटरनेट हो गया। जबकि गांव में जो ग्रामीण परिवेश में जो रहने वाले लोग हैं वो बहुत ही कम खर्चे में अपना जीवन यापन करने वाले लोग थे। तो जो डिजिटल डिवाइस है वो गांव तक पहुंचने में काफ़ी समय लगा है, इंटरनेट पहुंचने में समय लगा है, उतना स्पीड नहीं रहता था और उतने एक्सपर्ट लोग भी नहीं रहते थे। तब जब शहरों में ये जब घटना स्टार्ट होना शुरू हुआ तो किस तरह से लोगों को अवेयर किया जाता है और आखिर ये साइबर क्राइम जो है स्टार्ट कैसे होना शुरू हुआ? अचानक किसके मन में ऐसा बात आया होगा? बेसिकली स्टार्ट तो इसकी हिस्ट्री तो वायरस वगैरह क्रिएशन से रिलेटेड है, जिसमें कि कुछ प्रोग्राम डिज़ाइन कर दिए जाते हैं, उनको कमांड कर दिया जाता है कि उनको काम क्या करना है और वो बस इसके भी कई अलग अलग अपने प्रकार होते हैं और वो उनमें जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो फिर वो परफॉर्म करते हैं। बेसिकली तो ये बहुत पुरानी इसकी काफ़ी लंबा इतिहास है, लेकिन आज के समय से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये बेसिकली अपराध को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा अपराध जो कि साइबर के किसी एलिमेंट को इस्तेमाल करके किया जाता हो, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कुछ भी जिसमें साइबर का कोई एलिमेंट यूज़ होता है वो साइबर क्राइम है। एंड आज के समय में भी मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि पुराने अगर हम उनकी बात ना भी करें, अगर पुराने अपराधों की, तो भी आज के समय पे क्या अपराध चल रहे हैं ये भी आज के जनरेशन को पता नहीं होता और इसी का एक जो फ़ायदा होता है वो साइबर अपराधी उठाते हैं। बेसिकली एक जो बहुत पुराना अपराध जो कंसिडर किया जाता है कि स्टार्ट हुआ था हैकिंग रिलेटेड, वो बेसिकली जो हैंडलूम्स होते हैं उसकी जो फर्स्ट टाइम मशीन बनाई गई थी और उसका इस्तेमाल किया गया था, उसमें छेड़खानी की थी कुछ कॉम्पिटिटर्स ने और वहाँ से फिर ये समझ में आया कि अगर मैनुअल वर्क को अगर कोई मशीन रिप्लेस कर रही है तो मशीन के साथ अगर छेड़खानी कर दी जाए तो शायद लोगों का अपना मैनुअल वर्क वहीं पर रहेगा, उनको रिप्लेस नहीं किया जाएगा। एक छोटा सा जो कंसेप्ट था तकनीकी के साथ लड़ाई का, ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत मानी जाती है कि किस तरीके से ये अपराध शुरू हुआ था और फिर धीरे धीरे से जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों ने दिमाग भी लगाना शुरू कर दिया, लूप होल्स ढूंढने शुरू कर दिए, एक्सप्लॉइट्स ढूंढने शुरू कर दिए कि कैसे इस सिस्टम को हैक किया जा सकता है, कैसे इसकी फंक्शनिंग को रोका जा सकता है या इंटरप्ट किया जा सकता है और फिर ये चीज़ें बढ़ती चली गई। लोगों को सिंपली अभी भी शायद मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को सिर्फ वायरस और ये बॉम्ब्स तक का ही पता होता है, लेकिन उसके आगे की भी एक बहुत बड़ी बहुत गहरी दुनिया है जहाँ पर फ़ोन मॉनिटरिंग, मोबाइल हैकिंग, ऑनलाइन सर्वेलेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं लेकिन हमको पता नहीं चलता है क्योंकि जिस तरीके से हम फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं उनके आइकन दिखाई देते हैं, लेकिन अगर किसी का मोबाइल हैक्ड है तो वो कौन से सॉफ्टवेयर या टूल से हैक किया गया उसका आइकन दिखाई नहीं देता है। तो ये दुनिया वैसे ही है कि छुप के काम करती है और सामने पता नहीं चल पाता है। अच्छा, एक जैसे सेलफोन की बात की आपने और लैपटॉप हो गया, कई सारे जो इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, जिस डिवाइस में हम इंटरनेट यूज़ करते हैं उनकी बात कही आपने जी। जब भी अगर हम थोड़ा सा डीपली अगर इसको देखें कि जब हम कोई फ़ोन लेते हैं तो सिर्फ बहुत सारे लोग हैं जो वो उसके कैमरे की क्वालिटी क्या है, स्पीड क्या है, मेमोरी क्या है, इन्हीं बातों पर ध्यान देते हैं। पर जब हम अबाउट में जाके देखते हैं तो उसके जो सिक्योरिटी पेजेस हैं वो उसमें दिखाई देते हैं कि इसमें ये सिक्योरिटी है, इस तरह के इसकी सुरक्षा जो है इसमें दिया गया है। जैसे अगर हम एप्पल की बात करें और वहीं किसी एंड्रॉयड फ़ोन की बात करें तो दोनों में काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलता है। तो जो सिक्योरिटी का जो उसमें सिस्टम डला होता है तो उसके बाद भी उन डिवाइसों को हैक कैसे किया जाता होगा? जी देखिए, इसमें अगर बात करें हम एंड्रॉयड और एप्पल की तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेसिक डिफरेंस हमको देखने के मिलता है ब्रॉड लेवल पर, बट अपार्ट फ्रॉम दिस कई बार ये भी हमें समझना होता है कि जो सिक्योरिटी डिज़ाइन की जाती है, चाहे वो किसी मोबाइल के लिए डिज़ाइन की गई हो या किसी सिस्टम या कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन की गई हो, कंपनी ये सोच के डिज़ाइन करती है कि मैक्स पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं और वो ये एक्सपेक्ट करती हैं कि यूज़र सिक्योरिटी गाइडलाइंस को फॉलो करेगा, सारा सिक्योरिटी सेटअप अपनी तरफ से वो 100% सुरक्षित रहेगा, तो कंपनी की साइड से भी वो प्रोडक्ट सुरक्षित माना जाता है। लेकिन गलती अक्सर, मेरा भी एक्सपीरियंस यही कहता है, रिसर्च भी यही कहती है कि लोग यूजर एंड पे कहीं ना कहीं कमियां छोड़ देते हैं और हैकर्स यूजुअली इसी का फायदा उठाते हैं। कई ऐसे हैकिंग अटैक्स हैं, इवन मैं हालांकि पब्लिकली बोलूंगी नहीं, उनका टर्म यूज नहीं करूंगी क्योंकि कई बार अपराधी भी ये चीजें देखते हैं, सुनते हैं, समझते
समझते हैं और सीखते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि यूजर एंड से जो कमियां होती है सुरक्षा में, उसका ज्यादातर फायदा उठाया जाता है। अगर इंडिया की मैं बात करूँ तो हैकर्स उस लेवल के नहीं है जो बाकी बाहर अदर कंट्रीज में देखे जाते हैं। हमारे यहाँ के जो साइबर क्रिमिनल्स की बात की जाती है, ये बेसिकली कन्वेंशनल क्रिमिनल्स हैं, जिनमें से कुछ को आईटी का काम आता है, कुछ ने कहीं जॉब नहीं लगी तो इसको ज्वाइन कर लिया एंड फिर यहाँ से इजीली अगर इजी मनी अर्न करने लग गए तो इस फील्ड में वो चालू हो गए अपना एक ग्रुप बनाकर प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर। लेकिन इनको प्रॉपरली उतने बड़े लेवल की हैकिंग नहीं आती है जितनी अदर कंट्रीज के प्रॉपर साइबर क्रिमिनल्स को, एक्टिविस्ट को आती है। अब ये एक आने वाले समय पे एक बड़ी समस्या निश्चित तौर पर बन सकती है भारत के लिए भी कि जितने भी ऐसे हैकर्स हैं जो कि सर्टिफाइड नहीं हैं या जो पॉजिटिव वे में सामने काम नहीं कर रहे हैं, अगर वो एंटी नेशनल होकर काम करते हैं या पब्लिक के अगेंस्ट में काम करते हैं, तब फिर आने वाले दिनों में हमें ये एक बड़ी समस्या के तौर पर देखने के लिए मिलेगा। कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि भले ही वो एक अलग कोर्स के स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स के हों या बायो के हों या कॉमर्स के हों, पर खुद के लैपटॉप में कई सारे रिसर्च करते रहते हैं और वो उनको ये भी लगता है कि वो हैकिंग कर लेंगे। लेकिन एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा वो एक सिलेबस के थ्रू ही चलते आ रहे हैं। हम उसमें कोई भी नयापन जो है वो देखने को नहीं मिलता। अगर पहली कक्षा में मैंने जो पढ़ा है तो वो चीज़ आज भी चलते आ रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपडेट हुआ है। एजुकेशन के लाइन में साइबर को लेकर किस तरह के अपडेट होने चाहिए? आपको क्या मानते हैं आप, कैसा अपडेट होना चाहिए? मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है कि चेंजेस हर लेवल पर ज़रूरी हैं। जो डिफरेंट मीडियम्स होते हैं, हम एजुकेशन पे देखते हैं, डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं स्टडी के, तो हर एक पर्टिकुलर करिकुलम का सिलेबस भी अलग होता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इसको एक स्टैंडर्डाइज करके कॉमन मोड पर इसको लाने की ज़रूरत है, ताकि जो भी बच्चा जहाँ भी पढ़ रहा हो वो उस क्वालिटी कंटेंट को पढ़ पाए, ना कि उस पर्टिकुलर बोर्ड का नाम केवल उसके साथ जुड़ा रहे, भले वो स्टेट बोर्ड हो, नेशनल हो। और जहाँ तक बात है साइबर सिक्योरिटी की, तो मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत न सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि पेरेंट्स को, यंगस्टर्स को, सभी को है। तो ज़्यादातर अभी यही देखा जाता है कि बच्चों को आज भी गाइड किया जाता है कि वो केवल कोडिंग की तरफ आगे बढ़ें। कॉलेजेस में भी इवन कई बार उनकी कैरियर गाइडेंस की क्लासेस नहीं होती हैं। अक्सर बच्चों की शिकायत यही होती है कि इंजीनियर बनने के बाद लोग डिसाइड करते हैं कि अब लाइफ में आगे क्या करना है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा लूप होल मुझे नज़र आता है, इसको बदलने की ज़रूरत है। साथ ही करिकुलम में इस बात की भी ज़रूरत है कि एक गाइडलाइन का सब्जेक्ट ज़रूर ऐड किया जाए, जिसमें कि एक पूरा फोकस एरिया ये दिखाया जाए कि एक पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए साइबर सुरक्षा की फील्ड है, तो उसमें बच्चों को बताया जाए कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको आगे कैसे बढ़ना होगा। जो फील्ड एक्सपर्ट्स हैं उनकी कहीं ना कहीं कुछ उसमें अपनी रिकमेंडेशंस को ऐड किया जाए और उसको एज अ करिकुलम कॉलेज में भी ऐड किया जाए और स्कूल में भी ऐड किया जाए। जैसे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो साइबर सुरक्षा को लेकर मुझे लगता है कि स्कूल लेवल पर प्लस कॉलेज लेवल पर भी प्रॉपर करिकुलम में ऐड होना चाहिए। हालांकि इंजीनियरिंग के लेवल पर कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो इससे मिलते जुलते हैं, मगर एक जो एक्सपर्ट डोमेन हम कॉलेज के दौरान तैयार कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों को बाद में एक्सटर्नली खुद को तैयार करना पड़ता है। तो अगर वो चीज़ें करिकुलम में डाल दी जाएं, जो प्रॉपर ट्रेनिंग है, भले उसके लिए एक्सटर्नल एजेंसीज के साथ में कॉलेज या यूनिवर्सिटीज टाई अप करें, तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो कहीं ना कहीं मतलब एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही कॉमन तरीके से, जैसे अगर हम उसको ले लें कि हर स्कूल में हर क्लास में कंप्यूटर क्लास बहुत कॉमन होता है, गेम्स का क्लास बहुत कॉमन होता है, तो इन प्रोग्रामिंग के जो क्लास हैं वो बहुत कॉमन होना चाहिए, ताकि हर वर्ग का जो स्टूडेंट है, हर वर्ग के जो लोग हैं वो इन चीज़ों को सीखें और साइबर क्राइम से वो अपने आप को बचा सकें। इंडिया में साइबर क्राइम की अगर बात करें तो इंडिया में कह सकते हैं कि लोगों को लोभ देकर साइबर क्राइम कराया जा रहा है। मतलब साइबर क्राइम का जो घटना हो रहा है वो कहीं ना कहीं लालच के लिए हो रहा है या फिर किसी अपने फायदे के लिए जो हो रहा है उसके हिसाब से साइबर क्राइम हो रहा है। दूसरे देशों में प्रॉपर हैकिंग करके या फिर पूरा प्री प्लान करके जो है, तो लोगों को वहाँ यह भी नहीं पता होता होगा कि मेरे साथ मेरे फ़ोन हैकिंग हो रहा है या कोई वॉच कर रहे हैं। बिल्कुल। इंडिया में मेरा जो एक्सपीरियंस अब तक का रिसर्चर का, तो ये है कि दो यहाँ पे एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। एक तो ये है कि लोगों को लालच दे के उनके साथ ठगी की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस सेकंड होता है उनको डर दिखाकर। आप देखेंगे फेसबुक वीडियो कॉल स्कैम हो या किसी तरह का भी, जैसे एक स्कैम चल रहा है कि बिजली बिल का कनेक्शन काट दिया जाएगा, या कई बार होता है कि आपके डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया जा रहा है, आपने ट्रांजेक्शन नहीं किया है
है तो डरा कर भी लोगों के उनसे पैसे निकलवाए जाते हैं। तो बेसिकली दो मेजर फैक्टर्स हैं यहाँ पर, एक होता है डर और दूसरा है लालच। अगर ये चीज़ पब्लिक आइडेंटिफाई कर ले किसी भी कॉल पर, किसी भी मैसेज में, किसी भी लिंक में कि उनको डराया जा रहा है या उनको लालच दी जा रही है, और अगर वो उससे दूर हो जाए, उनके ट्रैप में ना फंसे, तो भी मैक्सिमम चांसेस है कि बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह लिए या बिना किसी अदर एजेंसी की सपोर्ट लिए वो खुद को खुद भी सुरक्षित रख सकते हैं। आप देखेंगे अभी सोशल मीडिया पर लिंक्स वायरल होती हैं कि देयर इज यू इन दिस वीडियो, इस वीडियो में आप हैं, और वो अश्लील कंटेंट सा होता है। जो भी देखता है उसको यही लगता है कि शायद ये मेरा ही कोई ऐसा कंटेंट आया होगा जो किसी XYZ साइट पर अपलोडेड है, बट एक्चुअल में वहाँ पर आप बैकग्राउंड में देखें तो डराया जा रहा है, डर उसमें सामने क्रिएट किया जा रहा है। अब लोग डर के तुरंत क्लिक कर देते हैं, देन वहाँ से फिर उनके साथ में या तो हैकिंग होती है, या तो फिशिंग होती है, या और किसी तरीके से उनका फ़ोन हैक किया जाता है, या तो उनके अकाउंट का एडमिन कंट्रोल लिया जाता है। हम साइबर अपराध के बारे में तो बहुत सारी बातें की और साइबर अपराध को किस तरह से जो नया मोड़ जो है डिजिटलाइजेशन के इस ज़माने में देखा जा रहा है और उसको जो है रोकने के प्रयास भी जारी है। आम जनता जो है वो लगातार इसका शिकार हो ही रही है। इसमें अभी भी कोई बड़ा कंट्रोल जो है वो देखने को नहीं मिला। इसके लिए कैसे रोकथाम हो सकता है, इसका कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि जागरूकता अभियान तो लगातार चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो सामने नहीं आ पा रहा है। इसमें मुझे लगता है कि पूरे देश को एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखेंगे कि अपराधी जो हैं वो खुद प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, अपने गुटिंग उनकी पूरे गुट बन जाता है वहाँ पे, प्रॉपर वो ट्रेनिंग देते हैं। तो क्यों ना जनरल पब्लिक भी इसी तरीके से एक साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आगे चले। हम चूँकि अभी हमारा अब तक का एक्सपीरियंस है कि हम जिस भी हमने उम्र वर्ग के लोगों को ट्रेनिंग दी है उनको समझ में आई है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि शायद जो हमारे भाई बंधु गाँव से बिलोंग करते हैं या जो नॉन टेक्निकल हैं, टेक्नोक्रेट्स नहीं हैं, उनको शायद ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब हम एकदम साधारण आम भाषा में उनको समझाते हैं तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि उनको भी समझ में आया है, उन्होंने भी अपने आसपास के लोगों को वो चीज़ें शेयर की हैं। तो अगर इस तरीके से हम अपने आप में ये चीज़ ठान लें कि लगभग हर स्कूल में, हर कॉलेज में जाकर, जैसा कि हम भी ट्रेनिंग देते हैं, कई बार पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी इस तरह की ट्रेनिंग चलती हैं, और भी दूसरे ऐसे सोशल वर्कर्स हैं जो ये करते हैं, ये इनके एफर्ट्स के अलावा भी ज़रूरत है कि जो पब्लिक हमसे सीखती है वो भी एटलीस्ट अपने घर में, अपने फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को अगर ये बात पहुँचा दे, तो मुझे लगता है कि बहुत स्पीडली हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा आता है अवेयरनेस का। हम अपनी जब भी हम ट्रेनिंग लेते हैं तो ये बताते हैं कि कितने तरह के साइबर अपराध हो रहे हैं, हर उम्र वर्ग के साथ किस किस तरह के अपराध हो रहे हैं, और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एटलीस्ट अपने उम्र वर्ग के लोगों में उस बातों को शेयर कर दें, कि उनको पहले से पता हो कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, अपराध करने का तरीका क्या है, ताकि जब उनके साथ वो घटना अगर हो रही हो तो उनको तुरंत क्लिक कर जाए कि ये अपराध हो रहा है और मुझे इसमें नहीं फंसना है। कुछ छोटे छोटे डूज एंड डोंट्स अगर वो उसको फॉलो कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि लगभग 50% तक का आंकड़ा तो ऐसे ही कम हो सकता है अगर पब्लिक अवेयर हो जाए। कई सारे अभी के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि साइबर अपराध के पीछे बहुत सारे रीज़न सामने आते हैं, लेकिन जैसे कि अगर हम ऑनलाइन गेमिंग के बारे में अगर बात करें, और जैसे कि कई जगहों पे अलग अलग सर्वर से अभी हाल ही में जैसे रायपुर में ही मामले चल रहे हैं सट्टेबाजी के, जिसमें बहुत सारे लोगों को यहाँ के पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, और दूसरे देशों से सर्वर के थ्रू, जो गेमिंग ऐप के थ्रू जो सट्टा और जुआ जो खिलाने का जो काम चल रहा था, उसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में साइबर में अगर हम देखें तो अक्सर जो है जो खिलाने वाले लोग हैं या जो उसके प्लेयर हैं, जो उसके एजेंट्स हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं। वेबसाइटों को बंद करने के लिए क्या कुछ अलग से कुछ मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि वेबसाइट जो है वो प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होते, इसके पीछे कुछ रीज़न है क्या? बिल्कुल है कि देखिए अब इसमें बात ये आती है कि जो भी ऐसा ऑपरेशन चल रहा है, जो भी इस तरह की वेबसाइट्स को कोई अगर रन कर रहा है तो उनका पर्टिकुलर सर्वर कहाँ से है, वो वेबसाइट कहाँ से रन हो रही है, वो किस जुरिस्डिक्शन में आती है, किस देश से बिलोंग करती है, और वहाँ पर इस बात को लेकर कौन सा नियम कानून है, ये सारी फैक्टर्स इसमें अफेक्ट करती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा अगर हमारी टेरिटरी से चल रहा है, इलीगल भी है अगर, तो यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि वो वेबसाइट होस्ट कहाँ से हो रही है, उसका डोमेन क्या है, और वो पर्टिकुलर कब तक के लिए वो चीज़ें एक्टिवेटेड हैं, और किस नियम कानून के तहत या क्या बात बताकर उन्होंने उस वेबसाइट को लॉन्च किया हुआ है। क्योंकि ज़रूरी ये हो जाता है कि सारे लीगल पॉइंट्स भी इसमें चेक किए जाएं। प्लस जहाँ तक सवाल रहा ब्लॉकिंग का, तो ब्लॉकिंग का भी एक अपना अलग प्रोसीजर होता है। कंप्लेंट के बाद डेजिग्नेटेड ऑफिसर, देन फिर नोडल के बाद डेजिग्नेटेड ऑफिसर, देन पर्टिकुलर जो कंसर्निंग मिनिस्ट्री होती है वहाँ पे सेक्रेटरी लेवल के ऑर्डर निकलने के बाद ये सारी चीज़ें होस्ट तक पहुँचाई जाती है कि उनको एक कंटेंट डाउन करना और फिर
फिर वो डाउन करते हैं। तो यहाँ पर न केवल बात केवल गेमिंग की नहीं रह जाती है, बात ये भी है कि वो जो वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं वो किस नाम से कर रहे हैं, क्या उन्होंने इस चीज़ के लिए कोई लाइसेंस लिया हुआ है, या कहीं ये भी पॉसिबल होता है कि कई बार लोग केवल गेम्स के नाम पर इस तरह के काम करते हैं जो कि कहीं से ये प्रूफ नहीं हो पाता कि वो अपराध कर रहे हैं। तो वो एक अपना टेक्निकल ग्राउंड पूरा सेटअप करके रखते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है ज़रूरत इस बात की भी है कि हम इस बात पर फोकस करें कि इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास जितनी शिकायतें आती हैं उसमें जो ऑलरेडी अपराधी पकड़ाए हुए हैं इनके कनेक्शंस मुझे लगता है कि और गहराई से चेक करने की ज़रूरत है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए केवल अगर हम ठगी का ही अगर एक एग्जाम्पल ले लें तो एक अपराधी कभी टेरिटरी डिसाइड करके लोगों के साथ अपराध नहीं करता है, वो अक्रॉस द वर्ल्ड अपना शिकार ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन अगर मान लीजिए 100 लोग अगर उसके चंगुल में फंस जाते हैं तो शायद मुश्किल से 10-8 लोग ही उसकी शिकायत करते हों। और अगर मान लीजिए कि उन 10-8 लोगों ने शिकायत की है तो उनको रिवर्ट ये नहीं पता चलता कि अपराधी उस केस में या किसी और केस में अरेस्ट हो चुका है। अगर ये क्रॉस चेक और बेहतर तरीके से किया जाए तो मुझे लगता है कि चीज़ें और बेहतर वे में सॉल्व हो सकती हैं। और इन्वेस्टिगेशन चूँकि ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पर चल रही है और बहुत सिंसियरली इस पर काम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसमें गिरावट देखने के लिए मिलेगी, बशर्ते पब्लिक भी पुलिस को और एजेंसीज को उतना ही सपोर्ट करे जितनी शिद्दत से वो काम करते हैं। साइबर एंटी साइबर यूनिट का जैसे ही जब गठन हुआ उसके बाद से जो है किसी भी अपराधी को पकड़ना बहुत ही पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि डिजिटल हो गया, जगह जगह पर ITMS के कैमरेज और सारे एजेंसीज के कैमरे वगैरह लगे हैं। तो उससे फ़ोन वगैरह में जो है जैसे कि मैप्स वगैरह उसके GPS वगैरह वो सब ऐड होते जा रहे हैं अलग अलग चीज़। तो साइबर यूनिट के द्वारा काम करना तो बहुत ईजी हो गया है। पर वेबसाइट की बात जैसे आपने बताया कि कई जगहों पर लीगल होता है, हम मानते हैं कि कई जगहों पर लीगल होता है उनके साइट्स पे वो काम करना, जैसे कोई सट्टेबाजी करना या कुछ भी ऐसे काम जो हमारे भारत देश में इलीगल है। तो क्या दूसरे देश के सर्वर को जब इंडिया में लॉन्च किया जाता है और इंडिया में उस सर्वर का यूज़ किया जाता है तो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि जब हमारे देश में वो चीज़ इलीगल है तो वैसे सर्वर को एंट्री क्यों दिया जाता है? किस तरह से काम करना चाहिए इस पर? बेसिकली मुझे लगता है कि कई बार जो 1-2 सर्विसेज कई एक्सटर्नल सर्वर्स द्वारा दी जाती हैं वो कहीं ना कहीं एड ऑन सर्विसेज होती हैं, बट उनको जो लाइसेंस दिया जाता है वो किसी और सर्विस के नाम पर दिया जाता है। अब वो फैसिलिटी के नाम पर, गेमिंग के नाम पर या किसी और सुविधा के नाम पर उन सर्विसेज को एड ऑन कर देती हैं। और एक ये भी है कि हमें स्ट्रिक्ट कानूनों की ज़रूरत है। जैसे अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल जो विड्रॉ हुआ, आने वाले समय में उम्मीद है कि ये बहुत जल्द आएगा और बहुत ही कड़े नियमों के साथ आएगा, जिससे कि भारत का डेटा भारत में रहे। हमारे जो एक्सटर्नल जो भी हमको सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, स्पेशली इन IT एंड साइबर, उनका जो सर्वर स्पेस है उन सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, हमारे नियम कानूनों के हिसाब से वो चले, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों में और बेहतर सुधार आ सकता है। एक कमी जो नज़र आती है वो यही है कि हमारा जो एक जो फ्रेमवर्क है हमारे IT एक्ट का और इंटरनेशनल लॉज का, वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अभी गैप है थोड़ा बहुत। अलग अलग देशों के अपने अलग नियम कानून होते हैं, बट ये जो अभी जनरल डेटा प्रोटेक्शन बिल या जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो कहा जा रहा था, अगर ये आता, अभी चूंकि उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स थे तो उसको विड्रॉ किया गया कि एक नए फ्रेश सेटअप के साथ वो वापस आएगा। लेकिन अगर वो जल्द आ जाता तो मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती। जैसे कि अभी न्यू IT रूल्स आए थे 2021 में, तो उसमें बहुत सारे अच्छे चेंजेस किए गए कि ग्रेवेंस ऑफिसर्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा और चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर को इस्टेब्लिश किया जाएगा, नोडल ऑफिसर्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा, मंथली कंप्लाइंस रिपोर्ट इनको देनी होगी। तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से नए नए कानून आते जा रहे हैं उस हिसाब से एक्सटर्नल जो एजेंसीज हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या जो इंटरमीडियरीज हैं, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, उन्हें हमारे साथ में कंप्लाई करना पड़ रहा है। तो ज़रूरत यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छे ऐसे कानूनों की जो आएँ और इनको हमें बहुत स्ट्रांगली कंप्लाई भी करवाना है। अगर बहुत अच्छे से अगर हम इनको कंप्लाइंस करवाते हैं, पब्लिक को भी साथ में अवेयर करते हैं, तो मुझे लगता है बहुत इजीली, बहुत कम समय में हम वो सारा कुछ अचीव कर पाएंगे। जिन समस्याओं से अभी हम जूझ रहे हैं उनका समाधान हम निश्चित तौर पर अचीव कर पाएंगे। मतलब कठिन कानूनों का एक्ट का होना और कोऑर्डिनेशन जो है उसका होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ही सही तरीके से आपने बताया कि किस तरह से साइबर अपराध को रोका जा सकता है और साइबर क्राइम को जो लोग जिनके साथ घटना होता है उनको बहुत ही जागरूकता की बहुत कमी की वजह से है, या फिर कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में भी ऐसे कई घटना हो जाते हैं कि जिसके वजह से वो साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं। साइबर एक्सपर्ट जो है लगातार काम करते हैं, पर कहीं ना कहीं जब तक आम जनता जो है जागरूक नहीं होगी, उसके बारे में पढ़ना नहीं चाहेंगे, जानना नहीं चाहेंगे, तब तक उस अपराध को रोका नहीं जा सकता है। दूसरी बात यह है कि आपने जो है हमने बहुत जगहों पे देखा है, आप बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट साइबर को लेकर। जी।
कैसे ये प्लान करते हैं और इतना समय निकालते हैं कि उन लोगों को आप फ्री में ट्रेनिंग भी देते हैं और उसका क्या आउटपुट निकल के सामने आता है? इसमें सर हमारा ये रहता है कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से हम ट्रेनिंग दें। अब जैसे चूंकि कोविड का जो समय था उसमें फिजिकली बाहर आउटसाइड जाके ट्रेनिंग देना वो पब्लिक के लिए भी ठीक नहीं था, हमारे लिए भी ठीक नहीं था। तो उस समय पे हमने ये सारी चीज़ों को ऑनलाइन प्लान किया है। जैसे जैसे कि खबरें आगे बढ़ती जाती हैं कि दैट समवन इज़ देयर जो कि पब्लिक को फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस खुद हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड डिफरेंट जो भी NGOs हैं। मतलब ये है कि पब्लिक की साइड से वो इंटरेस्ट मिलता है, रिक्वेस्ट मिलती है कि हम ये सेशन ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं। फिर जो भी हमारे पास शेड्यूल अवेलेबल रहता है उस शेड्यूल में हम उनको फिट करते चले जाते हैं। और शायद ही ऐसा कोई दिन बचता हो जिसमें हमारी कहीं पे कोई ट्रेनिंग ना होती हो। यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि अगर सिटी एरिया में है तो ऐसा कोई हम डे अवेलेबल करें जहाँ पे मैक्सिमम पब्लिक भी अपना समय दे पाएँ। ऑनलाइन अगर है तो कई बार वो हमारी जो ट्रेनिंग है वो इवन रात को 11, 12, 1 बजे तक चलती हैं। जब तक पब्लिक इंटरेस्टेड होती है तब तक हम भी इंटरेस्टेड होते हैं कि हम नॉलेज शेयर करें। एंड जिस हिसाब की हमारे पास ऑडियंस होती है उस हिसाब से हम उनके लिए कंटेंट मेंटेन करते हैं। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स हैं तो ये एक बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है कि इस ट्रेनिंग में अब तक के मेरे एक्सपीरियंस में 10,000 सेशंस में उसमें सीनियर सिटीजन्स की संख्या मुझे बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिली है। और एक जो अपराधियों का एक जो मेन टारगेट शिकार होता है वो भी सीनियर सिटीजन्स ही होते हैं। रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा पैसे उन्हीं के खाते में पाए जाते हैं। रिटायर्ड है तो उनके खाते में आएंगे, सेविंग्स अकाउंट है तो वो ऑब्वियसली उनके नाम पर होगा, कुछ FDs उनके नाम से होंगी। और ये बहुत क्लियर कट है, ये क्रिमिनल्स को भी पता होता है और उनको ये भी पता है कि ये बहुत ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली नहीं है अभी तकनीकी से। वो यूज़ भले ही कर रहे हैं लेकिन ईजिली उनको बरगलाया जा सकता है। तो इसीलिए जब हम सीनियर सिटीजन्स की ट्रेनिंग लेते हैं तो उनको ये बताते हैं कि आपके साथ में किस किस तरह के अपराध अभी फिलहाल चल रहे हैं, मोडस ऑपरेंडी क्या है, आपको उनसे कैसे बचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके अलावा लोगों के हम क्वेरी सेशंस भी लेते हैं क्योंकि लोगों की अक्सर कुछ ना कुछ शिकायतें होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं जो वो किसी से शेयर नहीं कर पाते। ऐसे में अगर कोई एक्सपर्ट पर्सन उन्हें मिल जाता है तो वो बिल्कुल दिल खोलकर अपनी समस्याएं साझा करते हैं, तो उनको वहाँ समाधान भी मिलता है। कई अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है जहाँ पे हम उनको टेक्निकली सपोर्ट कर पाएँ तो वो भी हम करते हैं। जब बात करें यूथ की तो उनको हम ये भी बताते हैं कि कैसे बचना है, प्लस साथ में हम कोशिश करते हैं कि उनको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बता पाएँ क्योंकि हमारे भारत को न सिर्फ जागरूकता बल्कि एक्सपर्ट्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यूथ को इस बारे में बिल्कुल बहुत कम जानकारी है कि कैसे वो इस साइबर के क्षेत्र में आगे बढ़ें, कितना इसमें पोटेंशियल है, कितनी मल्टीफेसेड ये अपॉर्चुनिटी है कि बहुत जगह पर जाकर एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट अपनी सर्विसेज दे सकता है, एथिकल हैकर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट अपनी सर्विसेज दे सकता है। तो उनको उस रूप से जागरूक करते हैं। महिलाओं के लिए हम अलग सेशंस लाते हैं, बच्चों के लिए अलग सेशंस लाते हैं और कोशिश करते हैं कि एक ऐसा हम उनको पूरा मटीरियल दे पाएँ जिससे कि वो खुद भी सुरक्षित रहें और इतनी आसान भाषा में दे पाएँ कि वो चलते फिरते जब आपस में किसी से डिस्कस करते हैं तो बात में ही कहीं ना कहीं वो लोगों को अवेयर कर जाएं। और फीडबैक भी इसका बहुत अच्छा आता है। अब तक की जितनी भी ट्रेनिंग्स हुई हैं लगभग सभी ट्रेनिंग्स ऐसी रही हैं कि लोगों ने बहुत आसानी से समझा है, सीखा है। और हमने कई ऐसी भी ऑडियंस रखी हैं अपने जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, जैसे डोमेस्टिक जो वर्कर्स होते हैं, हमने उनके लिए भी ट्रेनिंग कंडक्ट की है। जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, इनफैक्ट 95 ईयर्स की एज तक के सिटीजन्स ने बैठकर हमारा ये सेशन अटेंड किया हुआ है। छोटे बच्चे जो 8-10 साल के होते हैं वो भी अटेंड करते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम पूरी मास पॉपुलेशन को कनेक्ट करें और उनसे रिलेटेड उनको सिक्योरिटी में जो खतरे हैं वो बताएं, बचना कैसे है वो बताएं। और ऑब्वियसली जब भी कोई समस्या आती है तो हम अपना हेल्पलाइन नंबर और अपने ऐसे कॉन्टैक्ट शेयर करते हैं जिस पे वो हमको तत्काल हमसे बातचीत कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं और तत्काल राहत जो भी हम उन्हें प्रोवाइड करवा पाएँ करवाते हैं। देन लीगल गाइडेंस भी आगे ज़रूर देते हैं। एथिकल हैकिंग के बारे में आपने बताया और जी कॉमन वर्ड है, बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं कि ये होता है करके, लेकिन अगर इसको बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाए तो ये कैसे होता है ये इसका अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें। जी बेसिकली 2 मेन टर्म होती हैं, एक है हैकिंग और दूसरी है एथिकल हैकिंग और लोग उसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। हैकिंग यानी होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस, किसी भी ऐसे कंप्यूटर का, मोबाइल का या किसी डिवाइस का एक्सेस करना, उस तक पहुंचना जिसकी आपको परमिशन नहीं है या जिसके लिए आपको कंसेंट नहीं मिली, अनुमति नहीं मिली है, ये होता है हैकिंग। जैसे मान लीजिए कि किसी XYZ पर्सन का कोई मोबाइल फ़ोन है, उन्होंने मुझे अनुमति नहीं दी, मैंने पूछा नहीं उनसे और अगर मैं उसको एक्सेस कर लेती हूँ तो ये हैकिंग होगी। एथिकल हैकिंग में अल्टीमेटली काम वही होता है लेकिन हमारा इंटेंशन बहुत सही होता है। कहीं ना कहीं हम ऑथराइज्ड होते हैं, हम सर्टिफाइड होते हैं, हमारे पास लाइसेंस होता है ताकि हम एक अच्छे उद्देश्य के साथ वही काम परफॉर्म करें, जैसे कि राष्ट्र को सुरक्षा देने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें एथिकल हैकिंग में आती हैं। आज के समय में कहीं ना कहीं लोग
लोग इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि वो जो घटना हुई है उसको वो किस तरह से लें। कई बार लोगों का ये भी सवाल होता है कि उनके साथ जो घटना हुई है वो साइबर अपराध भी है या नहीं है, उसकी शिकायत होगी या नहीं होगी। कई लोग ये बोल भी देते हैं कि नहीं, इसको कोई किसी बड़े एथिकल हैकर ने किया, जबकि उनको ये बात मालूम नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्टीमेटली यही है कि इस फील्ड के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन भी ले लें तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। और इनफैक्ट युवाओं से तो मैं ये बिल्कुल अपील करूंगी कि घर पे एटलीस्ट कोई एक पर्सन ऐसा हो जो इस फील्ड में खुद को एकदम मास्टर बना के रखे और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि वो अपनी पूरी फैमिली की, अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा करेगा और इस फील्ड में इतना आगे बढ़े कि अपने देश की गवर्नमेंट को, डिफरेंट एजेंसीज को और इनफैक्ट प्राइवेट कंपनीज को भी सर्व कर पाए। न सिर्फ इसलिए कि उसको इस फील्ड में अपनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी हो, बल्कि सिर्फ इसलिए भी कि उसको अपने देश को सुरक्षा प्रोवाइड करवाना हो, जिस तरीके से हम करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि वो भी आगे आएँ। इन सारे जानकारियों के बीच एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि जो आम जनता है जो है वो लगातार इसका शिकार तो हो ही रही है, इसको लेकर सिक्योरिटी टिप्स आप कुछ देना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं हर उम्र वर्ग के लोगों के लिए कुछ कॉमन सिक्योरिटी टिप्स शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहला तो ये जो हम अक्सर कहते हैं कि किसी के साथ भी कोई OTP शेयर नहीं करना है। OTP में ही 2-3 और नए टर्म्स हैं, पिन होता है, कुछ QR कोड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करनी है। इसके अलावा यदि कोई अनजान व्यक्ति कॉल करके कहे कि वो कस्टमर केयर का एजेंट है, KYC एजेंट है, बैंक का मैनेजर है या कोई किसी में मिलिट्री ऑफिसर है, कोई डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर है, तो इन पर भरोसा करके आप एकदम से इनके कहने पर कोई भी एप्लीकेशन अपने फ़ोन पर इंस्टॉल ना करें। स्पेशली टीम वीवर जो या फिर जो एनीडेस्क होता है, एयरड्रॉइड है, जो ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि आपकी स्क्रीन को किसी दूसरे व्यक्ति से साझा कर देते हैं। आप जो देख रहे होते हैं वही अपराधी को भी दिखाई देता है, इसीलिए वो लोग बहाने से आपसे एप्लीकेशन आपके फ़ोन पर इंस्टॉल करवाते हैं। तो किसी भी के भी कहने पर आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगी कि यदि किसी के साथ कोई साइबर अपराध हो जाता है तो वो कोशिश करें कि 24 घंटे के अंदर आप थाने में रिपोर्ट करवाइए। प्रॉपरली आप जाइए, शिकायत कीजिए। यदि आप अपने नियर बाय थाना नहीं जा पाते हैं तो आप ऑनलाइन शिकायत करें www.cybercrime.gov.in पर। इसके अलावा यदि कभी भी आपके साथ कोई ऐसा साइबर अपराध होता है जिसमें आपको मनी लॉस हुआ है, कोई ऐसी मनी फ्रॉड हुआ है, तो आप ऐसे में 1930 या फिर 155260 पर अपने बैंक में रजिस्टर्ड नंबर से शिकायत करें। और 24 घंटे के अंदर यदि आप शिकायत कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है कि आपका गया हुआ पैसा जल्द वापस आ जाएगा। और साथ ही आपने जो FIR करवाई होती है, जो कंप्लेंट करवाई होती है, उसकी एक आप कॉपी ले लें और उसके साथ में एक एप्लीकेशन आप अपने बैंक मैनेजर को भी दें। उनको भी सूचित करें कि इस तरह की कोई घटना हुई है, वो आगे पुलिस को कोऑपरेट करें और मनी होल्ड करवाकर वो मनी उनको वापस करवाने में मदद करें। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो कि आपके फ़ोन पर एंटीवायरस से रिलेटेड है। जी। मेरी अपनी रिसर्च है कि ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन पर एंटीवायरस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लगभग 97%, 95% ऐसे आंकड़े मैंने अलग अलग जगह पर पाए हुए हैं। तो लोगों से मेरी अपील है कि आप एंटीवायरस का इस्तेमाल अपने फ़ोन पर ज़रूर करें। ध्यान रखें कि ये परचेस्ड हो, लाइसेंस्ड हो, ताकि ये प्रॉपरली आपके फ़ोन को सुरक्षा दे पाए। फ्री एंटीवायरस ऑब्वियसली आपको वायरस स्कैन करके ज़रूर बताते हैं, लेकिन हटाते नहीं हैं। और अपने को केवल डर में नहीं जीना है, उसको हटाना है ताकि हम सुरक्षित रहें। इसका आप ज़रूर इस्तेमाल करें। साथ ही आप जो बैंक के एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं, एक सजेशन ये भी है कि जिस भी बैंक में आपका खाता हो उस बैंक का एप्लीकेशन आपके फ़ोन पर ज़रूर होना चाहिए। पेटीएम, भीम, UPI ये सब तो यूज़ करते ही हैं लोग, लेकिन आपके प्रॉपर बैंक का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड हो, iOS हो, वो आपके फ़ोन पर होना चाहिए ताकि आप सिंगल क्लिक पर अपने पूरे अकाउंट को कमांड कर पाएँ। कभी भी अगर ऐसी कोई ठगी की घटना होती है तो आप तुरंत अपने खाते का डेबिट कार्ड ब्लॉक करें, इंटरनेट बैंकिंग ब्लॉक करें और जितना हो पाए सुरक्षित रहिए। अपना फ़ोन किसी से साझा मत कीजिए और कभी भी कोई समस्या होती है तो निश्चित तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य कम्युनिकेशन चैनल्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। एक सवाल आखिरी में करना चाहूँगा। बिल्कुल। लिंक को लेकर जो लिंक आते हैं कई सारे व्हाट्सएप पर गिफ्ट के, लिंक को लेकर भी जब कई सारे हैकिंग के सवाल उठते हैं, कई लोगों की शिकायत भी होती है कि लिंक को क्लिक करने पर हमारा फ़ोन जो है वो हैक हो गया और हमारे जो डाटा जो है वो शेयर हो चुके हैं। जी। इसको लेकर किस तरह से बचा जा सकता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अनजान लिंक्स पर क्लिक करने से बचिए। और अगेन वो जो 2 टर्म मैंने यूज़ की थी, डर और लालच, किसी भी लिंक में अगर आपको ये 2 चीज़ नज़र आ जाती हैं तो क्लिक करने से बचिए, क्योंकि अक्सर ऐसी जो लिंक्स होती हैं मैलिशियस होती हैं। या तो इनके द्वारा फिशिंग की जाती है कि आपसे कुछ फॉर्म भरवाया जाएगा, आपकी जानकारी ली जाएगी और उस बीच में आपका ID पासवर्ड निकाल लिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कई बार ऐसे लिंक्स में मैलिशियस कोड होता है, सॉफ्टवेयर, या जिसे हम रिमोट एक्सेस ट्रोजन कहते हैं। ये आपके फ़ोन का एक रिमोट एक्सेस अपराधी को दे देता है,
जिसे शॉर्टकट में लोग मोबाइल हैकिंग कहते हैं। तो अगर आप इस तरह के किसी मैलिशियस लिंक पर क्लिक करते हैं तो या तो फिशिंग होगी या तो आपके फ़ोन पर किसी तरह के मैलिशियस एप्लीकेशंस के डाउनलोड हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने फ़ोन पर एंटीवायरस ज़रूर रखिए जो इस तरह के लिंक्स को ब्लॉक करता है, या अगर आप क्लिक कर देते हो और इस तरह का कोई वायरस अगर वो पाता है तो वो उसको प्रॉपरली रिजॉल्व भी कर देता है। तो अनजान लिंक्स पर क्लिक करने से बचिए। और कई ऐसे घटनाएं हम देखते हैं जहां पर लोग क्लिक कर जाते हैं, फिर डरते हैं कि अब क्या हुआ या कहीं ये हैक हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसे समय के लिए भी एक छोटा सा सजेशन है, आप अपने डेटा का बैकअप ले लीजिए और एटलीस्ट एक बार आप अपना फ़ोन फॉर्मेट कीजिए, उसमें फिर आप अपना डेटा पूरा बैकअप लेकर उसमें एक प्रॉपर अच्छा सा एंटीवायरस डालिए अपनी पसंद का, अपने पसंद के ब्रांड का। और अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, पेमेंट अकाउंट, शॉपिंग अकाउंट के पासवर्ड आप मिनिमम 2-2 बार चेंज कर लीजिए, ताकि एक जो डर बना रहता है, एक्वाफोबिया भी कहते हैं हम इसे, वो कहीं ना कहीं आपके मन से हट जाए। तो इस प्रकार से आपने ये एक बड़ा एग्जाम्पल और जो डेफिनेशन जो दिया आपने हैकिंग और इथिकल हैकिंग का, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज रहते थे इन चीज़ों में, दोनों बातों पर। और कंफ्यूजन नहीं, दरअसल लोग उसको बहुत ही नॉर्मल यूज़ करते थे उस वर्ड का, लेकिन जबकि सीधा और साफ तौर पर आपने समझाया कि वैध होना और अवैध होना, वैध तरीके से आप हैकिंग कर रहे हैं वो अलग चीज होता है, एथिकल हैकिंग होता है वही, और अवैध तरीके से करना जो आप कॉमन वर्ड्स यूज करते हैं, हैक कर दिया मेरा फोन या जो भी, तो वो अवैध होता है। ये बात बहुत ही अच्छा बताया। उसके बाद आपने लगातार ट्रेनिंग में जो लोगों की बात बताई कि जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं, जो वृद्ध हैं या जो रिटायर पर्सन है, वो इन साइबर अपराधों के घटना में ज़्यादा शामिल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनका ही नाम होता है कि उस तरह से वो इनके साथ वो घटना घटी है। तो ऐसे जगहों पर वो बहुत जगह शिकंजे में फंस जाते हैं, जबकि बाकी जो लोग हैं नहीं फंसते इसमें। तो साइबर के क्षेत्र में अगर देखें तो आप लोगों ने जिस तरह से काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। News+21 और ऐसे कार्य को सम्मान भी देता है, ऐसे व्यक्ति को भी सम्मान देता है जो सम्मान करता है जो इस तरह के कार्य करते हैं, क्योंकि समाज सेवा में करना किसी भी समाज में सेवा करना सिर्फ ये नहीं होता कि उसको किसी फाइनेंशियली उसको मदद करो या फिर कुछ और तरीके से, बल्कि अगर आप उसको जागरूक कर रहे हैं उसके फ्यूचर को लेकर या उनके सिक्योरिटी प्राइवेसी को लेकर अगर जागरूक कर रहे हैं तो वो भी एक बेहतर समाज सेवा के रूप में उसको परिभाषित किया जा सकता है, उसको संबोधित किया जा सकता है। और आपने तमाम जो बड़े जानकारी दी उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि अगर साइबर अपराध से आपको बचना है तो सबसे पहले आपको जागरूक होना पड़ेगा। और जैसा कि मैम ने बताया कि हर घर में जो है एक व्यक्ति कम से कम साइबर एक्सपर्ट के तौर पर रहे, वहाँ पर वो उन चीज़ों में इंटरेस्ट ले, उन चीज़ों को सीखे, ताकि क्योंकि आने वाला जो भविष्य है, जैसे मैम ने 4th क्लास में 4th की कक्षा में उन्होंने ये चीज़ सोच लिया था, उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये सोच लिया था कि आने वाला समय विज्ञान का दौर होगा, और विज्ञान के दौर में, साइंस के दौर में, डिजिटल के दौर में कई सारे ऐसे अपवाद जो आएंगे जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उनसे लड़ना भी पड़ेगा। लेकिन जब उस ज़माने से लेकर आज तक में बहुत सारे परिवर्तन हो गए। अब सोचिए कि आने वाले समय में जब हम बहुत ही अलग लेवल पर वर्क कर रहे हैं, लोग सैटेलाइट के थ्रू कई सारे बड़े बड़े अपडेट्स हो रहे हैं, सैटेलाइट बन रहे हैं, और देश दुनिया के लोग जो हैं भारत की अपेक्षा दूसरे देश के लोग इस क्षेत्र में कई तरह के नए नए मुकाम जो है वो हासिल कर रहे हैं। तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए एक बात जो आपने कही वो बहुत अच्छी बात कही कि हर घर में साइबर एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि मुझे लगता है कि साइबर अपराध भविष्य में चल के बाकी जो अपराध हैं उनसे कहीं ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो इस तरह से आपने जो सारी जानकारियाँ दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन है कि आप जागरूक होइए और साइबर अपराध से अपने आप को बचाइए, और ऐसे ही तमाम बड़े जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें News+21, आपके हक की बात।